हेलो एवरीवन एंड वेलकम अगेन टू साइको। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का क्विक रिवीजन करेंगे। आपके सिलेबस में इस चैप्टर से सिर्फ दो टॉपिक्स है। कौन कौन से दो टॉपिक्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो देखिए, इस चैप्टर से भी 100% क्वेश्चन आएगा और सिर्फ आपको दो ही टॉपिक पढ़ना है, तो आपके लिए ये 1 से 2 नंबर पाना बहुत ईजी होगा। ओके, क्योंकि आपको सिर्फ दो टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसी में आपको 1 से लेकर 2 मार्क्स मिल सकते हैं। 1 मार्क्स बहुत मैटर करता है। 1 मार्क्स आपको 1000 बच्चों से ऊपर भी ला सकता है और 1 मार्क्स आपको 1000 बच्चों से नीचे भी फेंक सकता है। तो आपको एक एक मार्क्स की वैल्यू पता होनी चाहिए। इस चैप्टर से आपके 1 से 2 मार्क्स आएंगे। इस चैप्टर से यूके SSS क्वेश्चन पूछता है। ओके, और इसमें सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ना है, तो वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं। हमारा पहला टॉपिक हमारा विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण या फिर बोलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है। तो वे तरंगे जिनके संचरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। जैसे हमने क्लास 9th में मैकेनिकल वेव्स में साउंड वाला चैप्टर पढ़ा था। मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? जिन्हें ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। जैसे कि साउंड वेव क्या है? एक मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग है। उनको ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसी वेव्स होती है जिनको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकते हैं। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको पता चल गया। अब इनके हम अभिलक्षण देखते हैं। पहला देखिए, पहला है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती है। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो एक्सेलरेटेड चार्ज द्वारा उत्पन्न की जाती है। किससे उत्पन्न होती है? तो त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न होती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। थर्ड देखिए, ये तरंगे निर्वात तथा मुक्त स्थानों में 1/√μ0 वेग से चलती है, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ये तरंगे निर्वात या फिर मुक्त स्थान में कितने वेग से चलती है? तो 1/√μ0 इतने वेग से चलती है। और इसकी वैल्यू किसके बराबर है? प्रकाश की चाल के बराबर। और वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इस स्पीड से ये वेव्स चलती है। ओके, फोर्थ पॉइंट देखिए कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इनका नेचर कैसा होता है? तो ये ट्रांसवर्स तरंगे हैं। कैसी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे होती है, ट्रांसवर्स तरंगे होती हैं। जबकि हमने साउंड वाला पढ़ा था, वो कैसा था? लॉन्गिट्यूडनल था। ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंगे थी। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी होती है? ट्रांसवर्स वेव होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, परावर्तन, अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण यानी कि पोलराइजेशन की घटनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इन सभी घटनाओं को ये प्रदर्शित करते हैं। ये सभी घटनाएं हमारे 12th की फिजिक्स में, 12th की जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें यही है। पूरा एक एक चैप्टर दे रखा है, व्यतिकरण, अपवर्तन, परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवण। ठीक है, सब। तो इन सभी घटनाओं को प्रदर्शित करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, आगे देखिए, मुक्त आकाश में चलती हुई चुंबकीय तरंगों के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में परिमाणों का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है। अगर ये फ्री स्पेस में चलता है तो विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत यानी कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है? E, और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? B। इन दोनों का अगर अनुपात निकालते हैं तो ये क्या होता है? C। और C क्या होता है हमारा? यही है प्रकाश की चाल। तो यही बोला गया है कि चुंबकीय तरंगों के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के परिमाणों का अनुपात, इन दोनों का अनुपात प्रकाश के वेग के बराबर होता है, प्रकाश वेग के बराबर होता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे, अभिलक्षण थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के। ठीक है, अभी दो नीचे हैं लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहला टॉपिक था। पहला टॉपिक कवर हो गया जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को देखा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स में आपसे क्वेश्चन ऐसे बनाया जाएगा, चार कैरेक्टरिस्टिक्स दे देगा जिसमें से एक गलत होगा, बाकी 3 सही होंगे। वो बोलेगा कि गलत कौन सा है इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में इनमें से क्या गलत है, ऐसे पूछेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ओके, तो देखिए, न्यूटन ने सूर्य का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया तथा यह पाया कि सूर्य के स्पेक्ट्रम में बैगनी से लाल तक सभी रंग सतत रूप से विद्यमान है। तो जो हमने प्रिज्म से क्लास 10th में इसका वो किया था, वर्ण विक्षेपण किया था, उसमें 7 रंगों को निकाला था विबग्योर से। ये किसने किया था? न्यूटन ने किया था। पहला पॉइंट ये याद रखना है आपको, न्यूटन ने किया था। ओके, न्यूटन ने स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया था सबसे पहले। ओके, बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य 400 नैनोमीटर तथा लाल रंग की तरंग दैर्घ्य 780 नैनोमीटर है। ओके, 400 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य वाला स्पेक्ट्रम, इसको क्या बोलते हैं? विजिबल स्पेक्ट्रम या फिर दृश्य स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दृश्य स्पेक्ट्रम या फिर विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज क्या होती है? 400 नैनोमीटर से लेके 780 नैनोमीटर के बीच। और ये पूछा जा सकता है बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य कितनी है? 400।
ठीक है। लाल रंग की कितनी है 780 मीटर, 780 नैनोमीटर। न्यूटन की खोज के पश्चात यह पाया गया कि जो सूर्य का स्पेक्ट्रम है वो बैंगनी से लाल रंग तक ही सीमित नहीं है। न्यूटन ने बोला कि बैंगनी और लाल रंग है, ओके, लेकिन बाद में पता चला कि बैंगनी और लाल रंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह बैंगनी से नीचे, ठीक है, विबग्योर पढ़ा है ना हमने, ऐसा होता है विबग्योर, आर नीचे होता है, बैंगनी से नीचे, ठीक है, बैंगनी से नीचे और लाल से ऊपर तक फैला हुआ है, ओके। स्पेक्ट्रम के बैंगनी रंग से नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, पराबैंगनी स्पेक्ट्रम बोलते हैं इसको। इसके बैंगनी रंग से नीचे वाले भाग को क्या बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तथा लाल रंग से ऊपर वाले भाग को, लाल रंग ये लाल है, इससे ऊपर वाले भाग को क्या बोलते हैं, अवरक्त स्पेक्ट्रम, या फिर बोलेंगे इसको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको बोलेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, इसको बोलेंगे अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम, ठीक है। और ये जो है, ये जो बीच में बैंगनी और लाल के बीच में जितने भी स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहे हैं ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, ये हमें दिखाई नहीं देते हैं, ओके। अब आगे चलते हैं, इनके यूजेस देख लेते हैं। जितने भी प्रकार के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उनकी उत्पत्ति कैसे होती है और इनका हम उपयोग कहाँ पे लेते हैं, यूज़ कहाँ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं रेडियो वेव, ठीक है। रेडियो वेव की खोज किसने की थी, मार्कोनी ने की थी, ठीक है। कब की थी, 1895 में की थी। और इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज कहाँ से कहाँ तक की होती है, तो 3 × 10⁹ से लेकर 3 × 10⁴ हर्ट्ज तक होती है, ठीक है। यहाँ तक की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अभी मैं फ्रीक्वेंसी याद करने के लिए एक आपको ट्रिक दे दूंगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हम लास्ट में देखेंगे, अभी फ्रीक्वेंसी नहीं देख रहे हैं, ओके। उत्पत्ति कैसे होती है, तो देखिए, रेडियो तरंगे सुचालक तारों में त्वरित आवेश की गति द्वारा उत्पन्न होती है। ये लाइनें आपको कुछ याद दिला रही है, सेम यही लाइन UKSSC ने पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में, है ना, हमने मॉक टेस्ट में किया था हमने, सेम यही लाइन है ना, वो एक भी वर्ड इधर से उधर नहीं है। रेडियो तरंगे सुचालक तारों में त्वरित आवेशों की गति द्वारा उत्पन्न होती है, ऐसे पूछा गया था। कौन सी तरंगे सुचालक तारों में त्वरित आवेश की गति द्वारा उत्पन्न होती है, तो कौन सी होती है, रेडियो तरंगे, ठीक है। आगे देखिए, इनका उपयोग कहाँ पे करते हैं हम, तो इनका उपयोग रेडियो तथा टीवी निकायों में किया जाता है, ठीक है। जो ब्रॉडकास्ट करते हैं, हम टेलीकास्ट करते हैं, उसमें कौन से वेव का यूज़ करते हैं, तो रेडियो वेव का करते हैं। दूरदर्शन तरंगों की परास कितनी होती है, 54 मेगाहर्ट्ज से लेके 890 मेगाहर्ट्ज तक होती है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। खैर, सेलुलर फ़ोन, जो हमारे फ़ोन होते हैं, उच्च आवृत्ति के ध्वनि संदेश भेजने के लिए रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है। जो हमारे फ़ोन है उससे हम जितना भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे वो वॉइस हो या फिर टेक्स्ट डेटा हो, उसे भेजने के लिए कौन सी तरंगों का यूज़ कर रहे हैं, तो रेडियो वेव्स का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और रेडियो वेव का यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो इसकी तरंग दैर्ध्य है, वेव लेंथ है, सबसे ज़्यादा होती है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ याद करने के लिए, रमी वक्स जी, ये एक ट्रिक है छोटी सी, बार बार पढ़ना है आपको, 3-4 बार याद हो जाएगा। रमी वक्स जी, इस वी पे गोला कर देना है आपको। वी पे गोला क्यों किया है, क्योंकि ताकि 3 इधर हो जाए, 3 इधर हो जाए। और वी ये क्या है, दृश्य तरंग है, ठीक है, विजिबल रे है, जिसके कारण हम देख पाते हैं। ये हमेशा बीच में होगा। तो अगर, और ये मैंने कैसे सेट किया है, ये मैंने सेट किया वेव लेंथ के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे ज़्यादा वेव लेंथ किसका होगा, इसका होगा, रेडियो का, फिर माइक्रो का, फिर इंफ्रा का, फिर दृश्य का, फिर अल्ट्रावायलेट का, एक्सरे, फिर गामा। तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये फ्रीक्वेंसी के बढ़ता क्रम है, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दोनों अपोजिट होते हैं। तो इसकी अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी। तो फ्रीक्वेंसी की बढ़ती हुई रेंज क्या है, ये सबसे कम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, इसकी होगी, रेडियो की। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, गामा की होगी, ठीक है। इसे अभी लास्ट में डिस्कस करेंगे। ये आपको समझ में आ गया रेडियो वेव, इसका यूज़ कैसे करते हैं, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है और इसकी खोज किसने की थी, बस, ओके। अब आगे चलते हैं। दूसरा माइक्रोवेव यानी कि सूक्ष्म तरंगे, इसकी खोज हर्ट्ज ने की थी। कब की थी, 1888 में की थी, ओके। उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, विशेष निर्वातित नलिका में दोलित धारा से, ठीक है, विशेष निर्वातित नलिका में दोलित धारा से इसकी उत्पत्ति हुई है, ओके। गुण क्या है, परावर्तन एवं ध्रुवण दोनों का, रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन दोनों का गुण शो करता है, ओके। उपयोग देखते हैं, माइक्रोवेव का उपयोग कहाँ पे करते हैं, विमान संचालन में जो रेडार नहीं होते, रेडार के कारण तो पता चलता है कि विमान कहाँ पे है, एक दूसरे विमान को टकराने से रेडार ही बताता है। तो रेडार में कौन सी वेव्स का यूज़ किया जाता है, माइक्रो का यूज़ किया जाता है, ठीक है। माइक्रोवेव ओवन जो होता है उसमें भी इसका यूज करते हैं। इन तरंगों का घरेलू अनुप्रयोग है, ये क्या है, घरेलू अनुप्रयोग है जो माइक्रोवेव ओवन है, ठीक है। तो ये इसके उपयोग है माइक्रोवेव के, ठीक है। आगे देखिए, अवरक्त तरंगे, अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड रेज देखिए, इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो इतने से इतने है। अभी फ्रीक्वेंसी याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक दे दूंगा, उससे याद हो जाएगा। देखिए, बस आपको सिर्फ विजुअल का याद करना है, उसके बाद आप थोड़ा सा अनुमान लगाना है आपको, ओके।
उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति कहाँ से होती है? गर्म वस्तुओं से तथा अणुओं में घूर्णन आदि से। गर्म वस्तु से तथा अणुओं में घूर्णन होगा तो वहां पे भी गर्माहट होगी, हीट निकलेगा, तो वहां से भी उत्पत्ति होती है। ठीक है, उपयोग देखते हैं, इसका उपयोग क्या है। पहला देखिए, पौध घरों में पौधों को गर्म रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। युद्ध के दिनों में कोहरे व धुंध के पार देखने के लिए। ठीक है, युद्ध के दिनों में, या फिर जैसे कोहरा हो गया, या जैसे इंडियन रेलवे है उसने भी अपने इंजन के आगे ये लगा रखा है। ठीक है, इंफ्रारेड सेंसर, जिससे कि धुंध भी होता है तभी भी आगे का रास्ता दिखता है। ओके, तो इंफ्रारेड का उपयोग कोहरे के अंदर से हम देखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड यूज क्या है हमारा? अवरक्त लैंप होते हैं, जो इंफ्रारेड लैंप्स होते हैं। ठीक है, शारीरिक रोगों के उपचार, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका उपयोग हमने कोरोना काल में भी वायरस को मारने के लिए किया था। ठीक है, जितने भी हमारे जैसे एक रूम है उसमें कोई इन्फेक्टेड पर्सन था, तो उसमें जितने भी सामान है सब में वायरस आ जाते हैं। ठीक है, टच करने से या कैसे भी, तो सारे वायरस को मारने के लिए एक हमने रोबोट लगा दिया जो इंफ्रारेड्स निकालता है बहुत बड़ी मात्रा में चारों दिशाओं में, तो वो क्या कर देता है? सारे वायरस को मार देता है। तो रोगों के उपचार में भी हम इसका उपयोग करते हैं इंफ्रारेड का। ठीक है, ये हो गया इसके उपयोग। फोर्थ वेव है हमारी विजिबल रेज, विजिबल यानी कि दृश्य प्रकाश। ठीक है, दृश्य प्रकाश की फ्रीक्वेंसी जो होती है 8 × 10⁴ से लेके 4 × 10⁴ तक होती है, हर्ट्ज तक होती है। अब मैं आपको क्या बोल रहा था, क्या ट्रिक्स के बारे में बात कर रहा था। तो देखिए, मैंने आपको एक चीज़ बताया, रमी वक्स जी। एक तो ये याद रखना है, VUXG, रमी वक्स जी। वी क्या होता है? बीच में आता है। और मैंने क्या बोला कि जो फ्रीक्वेंसी होती है ऐसे में बढ़ रही है, यानी कि गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है और रेडियो की सबसे कम है। और जबकि वेवलेंथ की बात करूँ तो ऐसे में बढ़ती है, यानी गामा की वेवलेंथ सबसे कम है और रेडियो की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। और हमें अगर ये बीच वाले का याद कर ले, विजुअल रे का, और वो किसी का भी पूछे, फिर जैसे कि वो गामा का पूछेगा फ्रीक्वेंसी, तो इसका मतलब कि ये विजुअल से ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि ये इस साइड जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। और अगर वो माइक्रो का पूछेगा तो इधर जाने पे उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो रही होगी, है ना। ये अनुमान लगा सकते हैं, एग्जैक्ट आंसर नहीं पता कर सकते हैं। एग्जैक्ट आंसर पता करने के लिए हमें सारी वैल्यूज रटनी पड़ेगी, बस मैं एक अनुमान लगा रहा हूँ। अगर वो माइक्रो की पूछेगा तो इसका मतलब क्या कि इधर जाएंगे, लेफ्ट साइड जाएंगे, यानी कि क्या होगा? फ्रीक्वेंसी कम होगी, यानी कि इससे कम होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो बस आपको बस इसकी फ्रीक्वेंसी याद करनी, विजुअल रे की, और बाकी आपको रमी वक्स जी याद करना है, उसी से आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी। कब की थी? 1666 में की थी। ठीक है, बहुत पहले कर दी थी। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? ये तापदीप्त वस्तुओं तथा आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है। तापदीप्त वस्तुओं तथा आयनित गैसों द्वारा उत्पन्न होती है, इसकी उत्पत्ति यहाँ से होती है। ठीक है, उपयोग क्या है इसका? दृश्य प्रकाश की उपयोगिता स्वप्रेरित मतलब कि सबको पता है कि इसकी उपयोगिता क्या है, क्योंकि कोई भी मनुष्य दृश्य प्रकाश के बिना किसी भी वस्तु को नहीं देख सकता, तो इसकी उपयोगिता सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, अगर ये ना हो तो कोई देख ही नहीं पाएगा। दृश्य प्रकाश का उपयोग हो गया। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ रे हमारी पराबैंगनी रे, यानी कि अल्ट्रावायलेट रे। पराबैंगनी विकिरण, इसकी आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक की होती है? 3 × 10⁸ से लेकर 8 × 10⁴ हर्ट्ज तक होती है। ठीक है, यहाँ तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। उत्पत्ति, इसकी खोज किसने की थी? रिक्टर ने की थी। कब की थी? 1801 में की थी। सूर्य पराबैंगनी किरणों का महत्वपूर्ण स्रोत है। कहाँ से होती है इसकी उत्पत्ति? सूर्य से होती है। सूर्य से आती है अल्ट्रावायलेट रे, है ना, सबको पता है। उपयोग देखिए, उपयोग क्या है? अदृश्य लिखाई। मूवी में देखा होगा कि लेटर लिखते हैं जिसपे कुछ लिखा नहीं रहता लेकिन लिखा रहता है, अगर उसको हम एक केमिकल में डालते हैं तो उस पर सब कुछ आ जाता है, उभर जाता है कि क्या क्या लिखा होता है। तो अदृश्य लिखाई। और नकली दस्तावेज की पहचान करने में भी इसका उपयोग करते हैं। नकली दस्तावेज की पहचान करने के लिए भी हम किसका उपयोग करेंगे? अल्ट्रावायलेट रे का उपयोग करते हैं। ये बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है, अल्ट्रावायलेट रे। जैसे सर्जरी करते हैं डॉक्टर, तो किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना एक बार सर्जरी की है फिर उसको फेंक दिया, नहीं, उसको मशीन में डालते हैं, जहाँ जिस मशीन से बहुत सारी अल्ट्रावायलेट रे उस इंस्ट्रूमेंट पे जाती है और उस इंस्ट्रूमेंट को कम्प्लीटली साफ कर देती है। एक भी बैक्टीरिया नहीं बचता उस पर, एक भी कुछ भी नहीं बचता उस पर। ठीक है, सारे मर जाते हैं। ओके, तो सर्जिकल जो इंस्ट्रूमेंट होता है उनको साफ करने में भी हम अल्ट्रावायलेट रे का यूज़ करते हैं। ठीक है, यह अलार्म में प्रयुक्त होता है। ठीक है, अलार्म में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, आगे देखिए, सिक्स्थ रे हमारी एक्सरे। एक्सरे का उपयोग सबको ही पता होगा। देखिए, एक्सरे की आवृत्ति कहाँ से कहाँ तक होती है? फ्रीक्वेंसी कहाँ से कहाँ तक होती है? 3 × 10⁻19 से लेके 1 × 10⁻16 हर्ट्ज तक होती है। उत्पत्ति, ये उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की भारी लक्ष्य पर बौछार से उत्पन्न होती है। ठीक है, हमने क्या किया? हैवी मेटल लिया, उसके ऊपर उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन की बारिश कर दी, बमबारी कर दी, तब ये इसकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? पता नहीं, करोड़ों बार पूछा गया है क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में। किसने की थी? रॉजिंगटन ने की थी। ठीक है, रॉजिंगटन। ठीक है, किसने की थी? रॉजिंगटन ने की था। रॉन्जन
ये गलत दिखा, रोजंगटन इनका नाम, रोजंगटन। प्रोनाउंस अलग अलग तरीके से किया जाता है, ठीक है। तो रोजन, रोजंगटन जो भी मिलेगा ऑप्शन में कर देना उसे टिक। कब की थी? 1895 में की थी। इसके गुण क्या है? ये फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावी कर देता है, ये फोटोग्राफी प्लेट को काला कर देता है सिंपली, ठीक है। सेकंड देखिए, ये सजीव ऊतकों तथा जीवों के लिए हानिकारक है, सजीव ऊतकों तथा जीवों के लिए हानिकारक है। प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरे रूम के पास नहीं लेके जाया जाता है, ठीक है। इसका कारण यही है क्योंकि ये जो जीवित ऊतक होते हैं उनको डैमेज कर देता है एक्सरे, ठीक है। क्योंकि इस जैसे जैसे हम इस साइड बढ़ रहे हैं उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, हाई फ्रिक्वेंसी की जो जितनी वेव्स है सब डैमेज ही करेगी, ठीक है। उपयोग देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में बीमारियों की पहचान में, जैसे हड्डियों का टूटना, ठीक है, गुर्दे की पथरी, ट्यूमर आदि को पता लगाने में प्रयुक्त होती है, ठीक है। ट्यूमर, पथरी, हड्डी का टूटना, ये सब पता लगाने में, ठीक है। कस्टम विभाग में एक्सरे किरणों को यूज कैसे करते हैं? विस्फोटकों का पता लगाने के लिए। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन या फिर जहाँ पे हम अपने बैग को डालते हैं वो पूरा स्कैन होके आता है, तो उसमें कौन सी रे डालते हैं बैग पे? ये एक्सरे तो जाता है उस पर, एक्सरे सब कुछ पता लगा लेता है कि बैग के अंदर क्या क्या है, ठीक है। कोई एक्सप्लोजिव सामान तो नहीं है, ये सब पता लगाने का काम कौन सी रे करती है? एक्सरे, ठीक है। लास्ट रे बच गई हमारी गामा रे। गामा रे का देखिए, गामा रे की जो फ्रिक्वेंसी होती है सबसे ज़्यादा होती है, गामा रे की फ्रिक्वेंसी। पावर भी सबसे ज़्यादा, देखिए पावर और फ्रिक्वेंसी दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जिसकी फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी उसकी पावर यानी भेदन क्षमता उतनी होगी, ठीक है। तो भेदन क्षमता और फ्रिक्वेंसी दोनों एक जैसे ही हैं, समझ लीजिए। गामा की भेदन क्षमता भी सबसे ज़्यादा है और गामा की फ्रिक्वेंसी भी सबसे ज़्यादा है, लेकिन वेवलेंथ सबसे कम है। तो गामा किरणों की फ्रिक्वेंसी की रेंज क्या है? 3 गुना 10⁻22 से लेकर 3 गुना 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है, ओके। उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो अल्फा, बीटा, गामा इन तीनों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? रेडियो एक्टिव मटेरियल से होती है, ठीक है। इसकी खोज किसने की थी? बैकरोल ने की थी। कब की थी? 1896 में की थी, ठीक है, बैकरोल ने की थी, ओके। गुण क्या है? ये अधिकतम ऊर्जा की, देखिए ऊर्जा सबसे ज़्यादा, मैंने क्या बोला? पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा, भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा है इसमें, कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सब तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, अतः इनकी विभेदन क्षमता बहुत अधिक तथा आयनीकरण बहुत कम होता है, ठीक है। विभेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी होती है? गामा की होती है, ठीक है। उपयोग क्या है इसका? ये परमाणुओं के अध्ययन में तथा कैंसर के उपचार में उपयोगी है। कैंसर के उपचार में इसका उपयोग करते हैं हम गामा तरंगों का, ठीक है। तो इसी के साथ आपके दोनों चैप्टर खत्म हुए जो आपके सिलेबस में दे रखा था, ओके। इस वीडियो से बाहर इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो पे आपको पूरा भरोसा रखना है कि हाँ जितना हमने पढ़ा इतना ही पूछा जाएगा इस चैप्टर से। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे खत्म करता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँ और आपके सिलेबस को कंप्लीट कर दूँ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।